प्यारे बच्चों, मैथ मास्टरी हब यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम 4 मार्च 2025 को संपन्न हुए हाई स्कूल विज्ञान प्रश्न पत्र संकेतांक 824 CN के प्रश्नों को हल करेंगे। तो यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि आगे आने वाले अन्य सेटों का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। अब हम देखते हैं खंड आ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को। देख रहे हैं खंड आ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न हमारा देखने दिया है। खंड आ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में यदि आप देखें तो देख रहे हैं खंड आ बहुविकल्पीय प्रश्न जिसका उपभाग एक। पहला प्रश्न है, क्या एक उत्तल लेंस के फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच एक पतली सीधी छड़ स्थित है। छड़ का प्रतिबिंब ऑप्शन ए आभासी सीधा व छोटा, बी कह रहा आभासी सीधा व बड़ा, सी वास्तविक उल्टा व बड़ा, डी वास्तविक उल्टा व छोटा। तो एक उत्तल लेंस के फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच स्थित वस्तु का प्रतिबिंब हम जानते हैं आभासी सीधा व बड़ा होता है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद यदि हम दूसरे प्रश्न को देखें, दूसरे प्रश्न में देखने दिया है, प्रश्न नंबर 2 है, क्या एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। तो हम जानते हैं कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। तो इस प्रकार से हमारे पास फार्मूला है वक्रता त्रिज्या बराबर 2 गुणे फोकस दूरी, अर्थात वक्रता त्रिज्या देख रहे हैं ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, वक्रता त्रिज्या बराबर फोकस दूरी गुणे 2। ये हमारे पास फार्मूला है। इस फार्मूले में आप मान रख सकते हैं r बराबर 2f, ये फार्मूला है। 2 इंटू एफ फोकस दूरी देख रहे हैं 10 सेंटीमीटर है, तो 10 दुनाई 20 सेंटीमीटर। वक्रता त्रिज्या का मान 20 सेंटीमीटर होगा और 20 सेंटीमीटर हम देख रहे हैं विकल्प नंबर ए पर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न 2 का विकल्प ए सही है। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे प्रश्न को। देख रहे हैं तीसरे प्रश्न में दिया है कि एक प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन को चित्र में दिखाया गया है, विचलन कोण होना चाहिए। तो देख रहे हैं प्रिज्म का आप चित्र देख रहे हैं, आपतित किरण गई है और इस जिस बिंदु पर टकराती वहां से देख रहे हैं अभिलंब और आपतित किरण के बीच अल्फा कोण दिखाया गया है। प्रिज्म का शीर्ष कोण देख रहे हैं बीटा है और फिर देख रहे हैं प्रिज्म के अंदर प्रवेश करती है, फिर ये बाहर निर्गत किरण निकलती है। निर्गत किरण देख रहे हैं प्रिज्म के जिस बिंदु पर गिरती है वहां से अभिलंब खींचा गया और इनके बीच का कोण डेल्टा दिखाया गया है। फिर देख रहे हैं आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाने पर प्रिज्म के साथ बना कोण ये गामा दिखाया गया है। यहां पूछ रहा विचलन कोण होना चाहिए। हम जानते हैं आपतित किरण को आगे की ओर बढ़ाने पर और निर्गत किरण को पीछे की ओर बढ़ाने पर दोनों के बीच बनने वाला कोण विचलन कोण कहलाता है। तो यहां पर यदि बात करें तो विचलन कोण हमारा ये बनेगा, जबकि यहां पर देख रहे हैं कोई एंगल नहीं दिया है, यहां पर केवल इतना दिया है और ये बढ़ा करके अगर यहां तक लाता तो जाके फिर हमारा ये गामा विचलन कोण बन जाता। चूंकि ये इतना ही दिखाया गया है इसलिए ऐसी स्थिति में क्योंकि विचलन कोण हमारा ये पूरा बनेगा जबकि ये पूरे कोण का कोई मान नहीं दिया है, तो इस प्रकार से इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं होगा। गामा विकल्प हमारा तब सही होगा जब इस कोण को बढ़ा करके यहां तक इस किरण तक लाया जाए, तब जाके विचलन कोण का मान गामा होगा। और दी हुई परिस्थिति में दिए हुए चित्र के अनुसार इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है। इसके बाद हम अगला प्रश्न देखते हैं। देख रहे हैं चौथे प्रश्न में दिया है, चौथा प्रश्न है कह तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण है। प्रश्न नंबर 4 तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण है। ए में कह रहा वायुमंडलीय अपवर्तन, बी वायुमंडलीय परावर्तन, सी प्रकाश का प्रतिविरण, डी कह रहा इनमें से कोई नहीं। तो तारों के टिमटिमाने की घटना का कारण है ऑप्शन ए वायुमंडलीय अपवर्तन। तो इस प्रश्न 4 का विकल्प ए सही है, वायुमंडलीय अपवर्तन। इसके बाद हम देखते हैं पांचवें प्रश्न को। देखिए पांचवें प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 5 है, देखिए पांचवें प्रश्न में है
क्या विद्युत परिपथ में प्रयुक्त होने वाले कुछ अवयवों के नाम स्तंभ यक्ष में दिए गए हैं। स्तंभ वाई में दिए गए चित्रों से सुमेलन कर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देख रहे हैं स्तंभ यक्ष में सबसे पहले वोल्ट मीटर लिखा है। वोल्ट मीटर के लिए देख रहे हैं प्रयुक्त चित्र अगर देखें तो ये ऑप्शन नंबर 3 में है। इस प्रकार से कह सकते हैं पहले का 3 से मिलान होगा। और विकल्पों में यदि आप देखें तो विकल्प में पहले का 3 देख रहे हैं, बी नंबर में पहले का 3 है और इसके बाद डी नंबर में भी पहले का 3 है। तो क्लियर हो गया कि हमारा ऑप्शन ए और सी नहीं होंगे। अब हम ऑप्शन बी और डी से देखेंगे कि इन दोनों में से कौन सा सही है। दूसरा देख रहे हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध के लिए प्रयुक्त चित्र देख रहे हैं, हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है तो दूसरे का मिलान फर्स्ट में होगा। तो देख रहे हैं बी नंबर में दूसरे का फर्स्ट, डी में भी दूसरे का फर्स्ट है। तो अभी भी देखिए दूसरा भी देखने पर क्लियर नहीं है। तीसरा है बंद प्लग कुंजी। बंद प्लग कुंजी देख रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 पर दिखाया गया है। तो तीसरे का संबंध चौथे से होगा। तो देख रहे हैं बी में तीसरे का सेकंड दिया है, जबकि डी में तीसरे का चौथा भाग दिया है। तो ये सही हो जाएगा। क्लियर हो गया कि विकल्प नंबर डी हमारा सही है। अब चौथा आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी जांच कर सकते हैं। विद्युत सेल का संकेत देख रहे हैं चित्र सेकंड में दिखाया गया है, चौथे का सेकंड देख रहे हैं डी में है। तो इस प्रकार से प्रश्न 5 का विकल्प डी सही है। इसके बाद छठा प्रश्न है, देख रहे हैं छठे प्रश्न में दिया है प्रश्न नंबर 6 कह रहा किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम है, इसी पदार्थ के किसी अन्य तार जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की 2 गुनी तथा व्यास आधा है, तब दूसरा तार का प्रतिरोध होगा। तो देख रहे हैं यहां पर दूसरे तार की प्रतिरोध का मान निकालना है, जबकि पहले प्रतिरोध का तार क्या 2 ओम का है। तो देख रहे हैं इसके लिए यदि हम इस प्रकार से देखें तो यहां पर किसी तार का प्रतिरोध 2 ओम दिया है। हमारे पास फार्मूला है R बराबर रो इंटू एल अपान ए। देखिए इस फार्मूले से मान यदि रखेंगे तो यहां पर देख रहे हैं तार की लंबाई की 2 गुनी और व्यास के रूप में दिया है। तो यदि हम ए क्षेत्रफल को पाई आर स्क्वायर के रूप में लिखें तो रो इंटू एल अपान पाई आर स्क्वायर। इस प्रकार से पहली स्थिति में प्रतिरोध R1 2 ओम है, R1 बराबर 2 ओम। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की 2 गुनी और व्यास आधा है, तब दूसरा तार का प्रतिरोध होगा। देख रहे हैं यहां पर यदि मान रखें R1 2 ओम है, विशिष्ट प्रतिरोध हम रो रखते हैं, लंबाई प्रारंभिक L है और त्रिज्या को यदि R रखा जाए तो ये हमारा पहला समीकरण बन जाएगा। इसके बाद दूसरी स्थिति में देखें क्या इसी पदार्थ के किसी अन्य तार, अगर पदार्थ वही है तो विशिष्ट प्रतिरोध का मान सेम होगा, जिसकी लंबाई पहले तार की लंबाई की 2 गुनी। तो लंबाई देख रहे हैं यहां पर 2 गुनी हो जाती है। प्रतिरोध को यदि आप R2 मानकर चलें तो R2 बराबर रो इंटू लंबाई पहले तार की लंबाई की 2 गुनी, पहले तार की लंबाई L है तो 2 गुनी 2L हो गई अपान। फिर कह रहा व्यास आधा, तो व्यास आधा है तो त्रिज्या भी आधी हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में पाई इंटू आर के स्थान पर R/2 देख रहे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो इस प्रकार से इसको सरल करें तो रो इंटू 2L अपान पाई इंटू देख रहे आर स्क्वायर और ये बटे 4 हमारा अंश में आ जाएगा। ये दूसरा समीकरण बन जाता है। समीकरण 2 बटे समीकरण 1 कर लें। समीकरण 2 में समीकरण 1 से भाग दे देंगे तो देख रहे हैं R2 बटे 2 बराबर देख रहे हैं 4 दुनाई 8 इंटू रो L अपान पाई आर स्क्वायर। और देख रहे हैं पहले समीकरण में हमारा दिया है रो L अपान पाई आर स्क्वायर, तो रो L अपान पाई आर स्क्वायर ऊपर नीचे से देख रहे हैं कैंसिल हो जाएंगे। तो इस प्रकार से R2 बराबर 8 गुणे 2 8 दुनाई 16 देख रहे 16 ओम मिलेगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं कह रहा तब दूसरा तार का प्रतिरोध होगा। तो दूसरे तार का प्रतिरोध देख रहे हैं 16 ओम मिलता है। तो इस प्रकार से प्रश्न 6 का विकल्प बी सही है।
इसके बाद 7वां प्रश्न है। देखिए 7वें प्रश्न में दिया है क्या किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के लिए प्रयुक्त नियम है। 7वां प्रश्न है किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी कुंडली के घूर्णन के कारण कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत धारा की दिशा के लिए प्रयुक्त नियम है। ऑप्शन ए फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम, बी कह रहा फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, सी दाएं हाथ का अंगुष्ठ नियम, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। हमारा विकल्प ए सही है। इसके बाद हम उपभाग 2 रसायन विज्ञान से संबंधित प्रश्नों को देखते हैं। देख रहे हैं इसमें पहला प्रश्न दिया है, प्रश्न नंबर 8 है CH3COOH का IUPAC नाम है। तो देख रहे हैं इसमें कार्बोक्सिलिक समूह है। कार्बोक्सिलिक समूह के लिए आप जानते हैं ओइक एसिड आएगा और 2 कार्बन है इसलिए एथेनोइक एसिड या एथेनोइक अम्ल। ठीक है, ऑप्शन ए एसिटिक अम्ल, ये तो साधारण नाम है, एथेनोइक अम्ल। तो देख रहे हैं ये हमारा विकल्प नंबर इसका बी सही होगा, ऑप्शन बी एथेनोइक अम्ल। इसके बाद देख रहे हैं 9वें प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 9 है। प्रश्न नंबर 9 में दिया है, देख रहे हैं प्रश्न नंबर 9 में क्या निम्नलिखित में कौन एल्काइन का सूत्र है। निम्नलिखित में कौन एल्काइन का सूत्र है। एल्काइन में हम जानते हैं ट्रिपल बॉन्ड होता है। विकल्प ए में देख रहे हैं सब सिंगल बॉन्ड से हैं तो ये एल्केन के सूत्र होंगे, और इसमें भी देख रहे हैं सब सिंगल बॉन्ड से ही जुड़े हैं, एल्केन बनेंगे। सी डबल बॉन्ड एल्कीन का होगा, डी में ट्रिपल बॉन्ड है तो ये एल्काइन का सूत्र होगा। तो इस प्रकार से प्रश्न 9 का विकल्प डी सही है। इसके बाद 10वां प्रश्न है। 10वें प्रश्न में देख रहे दिया है पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का पीएच मान है। तो पूर्ण रूप से उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। 7 देख रहे हैं ऑप्शन नंबर सी पर दिया है। तो इस प्रकार से प्रश्न 10 का विकल्प सी सही है। 11वें प्रश्न को देखें तो 11वें में लिखा है Na2CO3 into 10H2O का प्रचलित नाम है। तो देख रहे हैं धावन सोडा का सूत्र होता है ए विरंजक चूर्ण जानते हैं, CaOCl2, बी धोनी का सोडा, तो ये धोनी की सोडा का ही प्रचलित नाम है Na2CO3 into 10H2O। तो ये हमारा इसमें विकल्प नंबर बी सही है। बेकिंग सोडा का जानते हैं NaCO3 होता है, ऑप्शन डी प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया है। तो देख रहे हैं इसका Na2CO3 into 10H2O धोनी का सोडा का प्रचलित नाम है, विकल्प बी सही है। 12वां है, देख रहे हैं 12वें प्रश्न में दिया है संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। देख रहे हैं ए नंबर कार्बन का वायु में जलना। देखिए कार्बन का वायु में जलना अर्थात C+O2 = CO2 की बात करें तो देख रहे हैं ये संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण मिल जाएगा। C+O2 = CO2। देख रहे हैं 2 या 2 से अधिक मिलकर के जब एक यौगिक का निर्माण करते हैं तो वो संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो ये हमारा संयोजन का होगा, विकल्प बी देख रहे हैं जिंक का सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया। जिंक की आप सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया कराएंगे Zn+H2SO4 तो ये हमारा मिल जाएगा, देख रहे हैं ZnSO4 + H2। तो ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। इसी प्रकार कैल्शियम कार्बोनेट और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से देख रहे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से क्रिया कराएंगे तो ये मिलकर के बना लेगा CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2, H2O प्लस CO2। तो इस प्रकार से यदि बात करें तो देख रहे हैं ये हमारा भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। इसके बाद सी ग्लूकोज का ऑक्सीजन से अभिक्रिया कराएंगे तो ये भी प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही बनेगी। तो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण इसमें ऑप्शन ए कार्बन का वायु में जलना है। तो 12 का विकल्प ए सही है। इसके बाद हम 13वें प्रश्न को देखते हैं। देख रहे 13वें प्रश्न में दिया है, प्रश्न नंबर 13 में क्या निम्न में क्षारीय धातु है कैल्शियम, पोटेशियम और सिल्वर, एल्यूमिनियम। तो CaKAgAl निम्न में क्या क्षारीय धातु है। तो क्षारीय धातु दिए गए विकल्पों में पोटेशियम है तो इसका ऑप्शन बी सही है। इसके बाद उपभाग 3 देख रहे हैं जीव विज्ञान पर आधारित प्रश्नों को देखते हैं। इसमें लिखा है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। देख रहे हैं विकल्प ए पोषण से, बी कह रहा श्वसन से,
सी कह रहा उत्सर्जन से और डी परिवहन से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है। देख रहे कह रहा जो संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी उत्सर्जन। इसके बाद 15वां प्रश्न है मस्तिष्क उत्तरदायी है। ए कह रहा सोचने के लिए, बी हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए, सी शरीर को संतुलन बनाने के लिए, डी इनमें से सभी। तो देखिए मस्तिष्क इनमें से सभी के लिए उत्तरदायी है। तो इसका विकल्प डी सही है। इसके बाद 16वां प्रश्न है। 16वें प्रश्न में देखिए दिया है ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद है। ए कह रहा प्रोटीन, बी पाइरूवेट, सी फास्फेट, डी फ्रक्टोज। तो ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पाइरूवेट है। तो इसका विकल्प बी सही है। पाइरूवेट विकल्प बी सही है। इसके बाद हम 17वें प्रश्न को यदि देखें तो देखें 17वें प्रश्न में दिया है 17वें प्रश्न में कह रहा है कि पुंकेसर में होते हैं ए परागकोश, बी तंतु, सी कह रहा ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो पुंकेसर में परागकोश और तंतु दोनों होते हैं, अर्थात विकल्प सी ए और बी दोनों सही है। इसके बाद 18वां प्रश्न है मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। देखिए दिया है मेंडल ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। ए कह रहा गिरजाघर में, बी प्राथमिक विद्यालय में, सी मंदिर में, डी घर में। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गिरजाघर में। इसके बाद 19वां प्रश्न है मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बौना पौधे का जीन प्रारूप होता है। देखिए ऑप्शन ए कैपिटल में डबल टी, बी कैपिटल टी स्मॉल टी, सी कह रहा स्मॉल डबल टी, डी स्मॉल टी कैपिटल टी। तो मेंडल के अनुसार मटर के शुद्ध बौना पौधे का जीन का प्रारूप होता है। तो इस प्रश्न का विकल्प सी स्मॉल डबल टी सही है। इसके बाद 20वां प्रश्न है निम्नलिखित में तेरा कौन शीर्ष मांसाहारी है। विकल्प ए हिरन, हिरन जानते हैं शाकाहारी होता है, बी बाघ, बाघ मांसाहारी है, सी मेढक, डी सांप। तो यहां पर शीर्ष मांसाहारी बाघ है। तो इसका विकल्प बी सही है। आशा है कि इन प्रश्नों को आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। फिर भी कहीं कोई समस्या हो तो उसे कमेंट्स के माध्यम से अवश्य अवगत कराएंगे और इसका पार्ट बी हम अगले सेशन में लेकर आएंगे। तो यदि बच्चों चैनल पर आप नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मित्रों तक शेयर अवश्य कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सभी सेटों का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत प्राप्त हो सके। थैंक्स ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।